इंशाअल्लाह, कमांडो शेर खान ने कहा। चुनाचा दूसरी रात ठीक 1 बजे कमांडो शाहिद अली को फौजी कैंप की जेल से निकालने का प्रोग्राम तय हो गया। अगले रोज शाहिद अली के लिए कुर्ता पजामा, चप्पल और 3 ऑक्सीजन मास्क का भी इंतजाम कर दिया गया। ये गैस मास्क छोटे साइज के थे और इससे सिर्फ मुंह और नाक ढांपा जाता था। रशीद अहमद ने बताया कि हर गैस मास्क में इतनी ऑक्सीजन है कि जो कम से कम 8 घंटे तक इसके काम आ सकती है। 3 कमांडो चाकू और 3 साइलेंसर चढ़ी पिस्तौलें भी एक छोटे से थैले में रख ली गई। 2 मुख्तलिफ साइज के बड़े प्लास भी रख लिए गए, जिनकी मदद से खाई में निकलने वाले पाइप के मुंह पर लगी जाली को काटना था। कमांडो शेर खान ने कहा, गटर के पाइप का दहाना अगरचे 19 इंच का है, फिर भी इसमें से फौजी कैंप के अंदर तक जाते हुए हमारे कपड़ों का खराब हो जाना यकीनी है। इसलिए बेहतर है कि हम अपने लिए भी पतलून शर्ट का एक जोड़ा फालतू रख लें। चुनाचा कुतुबुद्दीन और शेर खान के लिए एक धुली हुई पुरानी पतलून बुश शर्ट भी थैले में डाल दी गई। दोनों ने 250-250 की रकम भी अपने पास रख ली ताकि जरूरत के वक्त इसे इस्तेमाल किया जा सके। रात के ठीक 8 बजे तीनों सरफरोश मुजाहिद एक जीप में बैठकर अपने खतरनाक मिशन पर निकल पड़े। रशीद अहमद खुद जीप ड्राइव कर रहा था, कुतुबुद्दीन इसके साथ और शेर खान पीछे बैठा था। जीप की पेट्रोल की टैंकी फुल करवा ली गई थी। रात की तारीकी में जीप सुनसान सड़क पर तेज रफ्तारी से जा रही थी। 20 मिनट के बाद वो शहर से बाहर वीरान नीम पहाड़ी इलाके में से गुजर रहे थे। कुतुबुद्दीन रशीद अहमद को बताता जा रहा था कि वो सीधे रास्ते से जाने के बजाय एक निसफ दायरे का चक्कर काटकर इन छोटे टीले में आ गए, जो फौजी कैंप का अकबी इलाका था और जहाँ एक खाई में कैंप के गटर का पाइप खुलता था। इस खतरनाक हसास इलाके में दाखिल होते ही जीप की बत्तियां बुझा दी गईं और इसकी रफ्तार भी बहुत आहिस्ता कर दी गई थी। कुतुबुद्दीन ने जीप से छोटी टॉर्च निकालकर एक तरफ रोशनी डाली और रशीद अहमद से कहा, यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी। जीप टीले की ओट में रोक दी गई। कुतुबुद्दीन और कमांडो शेर खान जीप से उतर आए। कुतुबुद्दीन ने रशीद अहमद से कहा, जब तक हम वापस ना आ जाएं आप इसी जगह खड़े रहेंगे। रशीद अहमद बोला, बेफिक्र रहो। शेर खान ने कहा, अगर अंदर फायरिंग शुरू हो गई तो आप इंजन स्टार्ट करके रखेंगे। फायरिंग रुक गई और हम में से कोई वापस ना आया तो आप गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, हमारा इंतजार नहीं करेंगे। मैं समझ गया हूँ, रशीद अहमद ने जवाब दिया। थैले में से शेर खान और कुतुबुद्दीन ने अपना अपना कमांडो चाकू और साइलेंसर वाला पिस्तौल निकालकर जेब में रख लिया। छोटा प्लास शेर खान ने जीप में ही रहने दिया, बड़ा प्लास साथ ले लिया। इसके बाद दोनों सरफरोश मुजाहिद अंधेरे में इस तरफ चल पड़े जिधर खाई थी। ऑक्सीजन मास्क इनके गले में लटक रहे थे। रात तारीक और सुनसान थी। दरख्तों, झाड़ियों और टीलों ने अंधेरे की चादर ओढ़ रखी थी। दोनों सरफरोश खामोशी से चारों तरफ से चौकन्ने होकर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। खाई आ गई, वो इसमें उतर गए, फिर खाई की ढलान पर चलने लगे। कुछ दूर तक चलते रहे, फिर पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। कुतुबुद्दीन ने इशारे से शेर खान को बताया कि हम पाइप के दहाने पर पहुंच गए हैं। अंधेरे में 2 सायों की तरह नजर आ रहे थे। गटर के दहाने के पास बैठकर उन्होंने जाली को टटोल कर देखा। कमांडो शेर खान ने जेब से प्लास निकाला और जाली को एक तरफ से काटने की कोशिश करने लगे। इसे 10 मिनट लग गए। इसने जाली को एक तरफ से इतना काट दिया कि इसमें से एक आदमी पाइप में दाखिल हो सकता था। शेर खान ने छोटी टॉर्च की रोशनी गटर के अंदर डाली। पाइप मुंह के पास से 19-20 इंच की तर में था, लेकिन अंदर से तकरीबन 3 फुट के करीब था। गंदे पानी की नाली दरमियान में बह रही थी। नाली की एक जानिब चलने के लिए छोटा सा फुटपाथ बना हुआ था। पाइप में इन्हें एक तेज बू का एहसास हुआ। दोनों ने नाक मुंह पर ऑक्सीजन मास्क चढ़ा लिए और पाइप के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े। पाइप ज्यादा ऊंचा नहीं था, इन्हें झुककर चलना पड़ रहा था। दोनों अपनी अपनी छोटी टॉर्च की रोशनी डाल रहे थे। इस रोशनी में वो संभल कर कदम उठाते चल रहे थे। इस गटर पाइप की चूंकि प्रेशर पंप से सफाई होती रहती है, इसलिए पाइप में जाली वगैरह कहीं नहीं। इन्हें पाइप के पहले मेन होल से बाहर निकलना था। कमांडो शेर खान आगे था। पाइप के अंदर की फिजा गर्म थी। ऑक्सीजन मास्क की वजह से इन्हें घुटन का एहसास तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन इनके जिस्म हबस को जरूर महसूस कर रहे थे। पाइप ढलान पर नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन चढ़ाई मामूली थी। ऑक्सीजन मास्क नाक और मुंह पर चढ़े होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ आसानी से बात नहीं कर सकते थे। किसी वक्त वो इशारों से एक दूसरे से कोई बात कर लेते थे। पाइप के अंदर वो जब काफी दूर तक आगे निकल आए तो टॉर्च की रोशनी में कमांडो शेर खान को एक जगह दीवार के साथ लोहे की सीढ़ी ऊपर जाती दिखाई दी। इसने इशारे से कुतुबुद्दीन को जो पीछे आ रहा था बताया कि ये सीढ़ी गटर के पहले मेन होल की तरफ जाती है। पहले से पाइप आगे एक तरफ को मुड़ गया था। वो लोहे की सीढ़ी के पास आकर रुक गए। ऊपर टॉर्च की रोशनी डाली। ये कुएं की तरह का एक गोल चुगाव था जिसकी छत तक सीढ़ी चली गई थी। कमांडो शेर खान ने कुतुबुद्दीन को अपने पीछे आने का इशारा किया और सीढ़ी पर चढ़ने लगे। सीढ़ी 10-12 फीट बुलंद थी। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर शेर खान ने कुतुबुद्दीन को वहीं खड़े रहने का इशारा किया और टॉर्च की रोशनी में पाइप की छत को टटोला। ये मेन हॉल का ढक्कन था। थोड़ी सी कोशिश के बाद मेन हॉल का ढक्कन एक तरफ से खुल गया। शेर खान ने टॉर्च जेब में रख ली और दोनों हाथों से बड़े एहतियात के साथ कि आवाज़ पैदा न हो ढक्कन को आधे से ज़्यादा एक तरफ कर दिया। ऊपर ढक्कन के सुराख की आवाज़ पैदा नहीं हुई और इसमें रोशनी अंदर आने लगी। शेर खान ने जीने के आखिरी पायदान पर पाँव जमाकर अपना सर बाहर निकाला। इसे अपने सामने 25-30 फीट के फासले पर
एक दीवार नजर आई जिसके कोने पर एक बल्ब रोशन था। ये वही कोठरी हो सकती थी जिसके अंदर शाहिद अली कैद थे। शेर खान गटर से बाहर निकलकर वहीं बैठ गया। इसने कुतुबुद्दीन को इशारा किया। कुतुबुद्दीन भी मेन हॉल में से बाहर निकल आए और वहीं बैठ गए। पहला काम उन्होंने ये किया कि अपने अपने गैस मास्क उतारे और इन्हें जेब में डाल लिया। शाहिद अली के लिए वो जो ऑक्सीजन मास्क लाए थे वो शेर खान की जेब में महफूज पड़ा था। वो आवाज़ पैदा किए बगैर रात की शबनम में भीगी हुई घास पर दौड़कर सामने वाली दीवार के साथ लगकर बैठ गए। यहाँ उन्होंने पिस्तौल निकाल कर हाथ में ले लिए। कमांडो शेर खान ने दीवार के कोने में से सर जरा आगे निकाल कर देखा और फौरन सर पीछे कर लिया और कुतुबुद्दीन को इशारे से बताया कि कोठरी के बाहर एक संतरी पहरा दे रहा है। वो घुटनों के बल चलते दीवार के दूसरे कोने के पास आकर जमीन पर औंधे लेट गए। शेर खान ने कुतुबुद्दीन के कान में सरगोशी की, यही कोठरी है। कोठरी पत्थर की दीवारों वाली थी और इसमें ना कोई खिड़की थी और ना बाहर की जानिब कोई रोशनदान था। दरवाजे के ऊपर शायद हवा के आने जाने के लिए कोई रोशनदान हो, मगर दरवाजे के बाहर मुसल्ले फौजी पहरा दे रहा था। ये फौजी ट्रेनिंग वाला फौजी था। हो सकता है कमांडो बटालियन का जवान ही हो। ऐसे फौजी पर काबू पाना कोई आसान काम नहीं होता। एक तरबियत याफ्ता कमांडो को भी ऐसे फौजी पर काबू पाने के लिए बड़ी अक्लमंदी और चालाकी से काम लेना पड़ता है। कमांडो शेर खान घास पर पेट के बल लेटा यही सोच रहा था कि ऐसा कौन सा हरबा इस्तेमाल किया जाए कि फौजी पहरेदार कोई आवाज़ बिना निकाल सके। दूर से अगर इस पर पिस्तौल का फायर किया जाता तो ऐन मुमकिन था कि फौजी सिर्फ जख्मी होकर गिर पड़ता। ऐसी सूरत में वो फायरिंग करके सारे कैंप को बेदार कर सकता था। अगरचे शेर खान के पिस्तौल पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था और इसके फायर का धमाका नहीं हो सकता था, लेकिन अगर वो फौजी संतरी के सर का निशाना भी लेता है तो निशाना खता भी जा सकता था और फौजी होशियार होकर जवाबी हमला कर सकता था, क्योंकि वो यकीनी तौर पर साइलेंसर वाले पिस्तौल के ठक की आवाज़ पहचान सकता था। शेर खान को कुतुबुद्दीन की महारत पर ज़्यादा भरोसा नहीं था, इसीलिए इसने इसे पीछे रखा हुआ था। शेर खान ने पेट के बल लेटे लेटे अपनी दाएं जानिब और सामने की जानिब देखा। इसे कुछ फासले पर बिजली के बल्ब की रोशनी में 2 टैंक खड़े नजर आए। सामने दरख्तों के पीछे शायद कैंप का ऑफिस था जहाँ रोशनी हो रही थी और 3-4 छोटी बड़ी फौजी गाड़ियाँ खड़ी थी। शेर खान को जो कुछ भी करना था जल्दी करना था। इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं था। इन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं थी, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि वो अपनी किसी गैर जिम्मेदाराना हरकत से खुद हलाक हो जाएं और कमांडो शाहिद अली दुश्मन की कैद में ही पड़ा रहे। शेर खान का दिमाग पूरी तेज़ रफ्तारी से सोच रहा था। इसे यही एक तरकीब काबिल अमल नजर आई कि किसी तरह फौजी संतरी को पहरे की पोजीशन से हटाकर दीवार की ओट में बुलाया जाए। यह हिकमत अमली पहली 2-3 बार कामयाब हो चुकी थी। कुतुबुद्दीन पिस्तौल हाथ में लिए शेर खान के साथ ही ज़मीन पर औंधा लेटा हुआ था। शेर खान ने इसके कान में सरगोशी करके कहा, तुम ज़रा पीछे होकर झाड़ियों में घात लगाओ। कुतुबुद्दीन फ़ौरन पीछे को खिसकता हुआ झाड़ी की ओर में आ गया और इसने वहीं लेटे लेटे दोनों हाथों में पिस्तौल लेकर पोजीशन संभाल ली। कमांडो शेर खान कोहनियों के बल तेज़ी से आगे को खिसकता हुआ दीवार जहाँ मुड़ती थी वहाँ बिल्कुल सीधा होकर दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। इसने कमांडो चाकू की बजाय पिस्तौल के खामोश फायर से काम लेने का फैसला कर लिया था। कमांडो चाकू से हमला करने की सूरत में भारतीय फौजी जो पूरी तरह से चाकू चौबंद और होशियार नजर आ रहा था आवाज़ निकाल सकता था, मुकाबला भी कर सकता था और फायर करके कैंप के फौजियों को अपनी मदद के लिए बुला सकता था। कमांडो शेर खान ने वही कारगर हरबा इस्तेमाल करते हुए ज़मीन से एक पत्थर उठाया और इसे ज़ोर से अपने करीब ही ज़मीन पर फेंक दिया। इससे आवाज़ पैदा हुई। शेर खान ने पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाकर पिस्तौल के ट्रिगर पर उंगली रख दी, लेकिन फौजी संतरी न आया। शेर खान ने सर जरा सा बाहर निकाल कर देखा, फौजी इसी तरह पहरे पर खड़ा था। शायद इसने पत्थर की आवाज़ नहीं सुनी थी। शेर खान ने दूसरी बार पत्थर उठाकर अपनी दीवार पर जोर से मारा। इसके साथ ही इसे फौजी बूटों की ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी। फौजी संतरी ने यह आवाज़ सुन ली थी और ब्रेन गन ताने दीवार की तरफ आ रहा था। शेर खान जल्दी से दीवार के साथ एक कदम आगे को खिसक कर आ गया। इसके दोनों हाथ ऊपर को उठे हुए थे और दीवार से 5 फीट की बुलंदी पर थे। पिस्तौल इसके दोनों हाथों की मजबूत गिरफ्त में था। सीधे हाथ की उंगली पिस्तौल के ट्रिगर पर थी। इसने भारतीय फौजी के सर पर फायर करना था। 3 सेकंड के बाद भारतीय फौजी दीवार के पीछे से नमदार हुआ। दीवार के कोने पर जलते हुए बल्ब की रोशनी इस पर पड़ी थी। शेर खान की तरफ इसका बायां पहलू था। आंखों के कोने से इसे शेर खान बड़ी आसानी से नजर आ सकता था। शेर खान का काम यह था कि वो भारतीय फौजी को इतनी मोहलत ही ना दे कि वो इसे देख सके। जैसे ही भारतीय फौजी ब्रेन गन पकड़े दीवार की ओर से निकलकर शेर खान के निशाने की जद में आया, शेर खान ने इसकी खोपड़ी पर ऊपर तले 3 फायर कर दिए। कमांडो शेर खान का निशाना इतने करीब से कभी खता नहीं गया था। पिस्तौल से निकली हुई 3 गोलियों की ठक ठक की आवाज़ के साथ ही भारतीय फौजी लड़खड़ा कर आगे को गिर पड़ा। शेर खान को मालूम था कि 3 गोलियां भारतीय फौजी की खोपड़ी को उड़ाती हुई निकल गई हैं और अब वो ज़मीन से कभी नहीं उठेगा। वो दौड़कर भारतीय फौजी की लाश के पास गया और सबसे पहले इसकी ब्रेन गन इसकी अकड़ी हुई उंगलियों में से जुदा करके एक तरफ झाड़ी
झाड़ियों में फेंक दी और वहीं औंधा लेट कर पीछे कुतुबुद्दीन को इशारा किया। कुतुबुद्दीन ने ये सारा मंजर देख लिया था। वो कोहनियों के बल तेजी से रींग कर शेर खान के पास आ गया। इस वक्त शेर खान औंधे लेटे लेटे भारतीय फौजी की तलाशी ले रहा था। इसे काल कोठरी की चाबी की तलाशी थी। आखिर इसे लाश की पतलून की छोटी जेब में से एक चाबी मिल गई। शेर खान ने लेटे लेटे कुतुबुद्दीन को पीछे झाड़ियों की पोजीशन में जाने को कहा और खुद काल कोठरी के दरवाजे की तरफ खिसकने लगा। वो दरवाजे के पास आकर रुक गया। लेटे लेटे इसने गर्दन मोड़कर इस तरफ देखा। जिस तरफ दरख्तों के पीछे कुछ फौजी गाड़ियां खड़ी थी वहां रोशनी हो रही थी, मगर कोई फौजी दिखाई नहीं दे रहा था। शेर खान उठकर घुटनों के बल बैठ गया। बंद दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। इसने चाबी ताले के सुराख में डालकर घुमाई। ताला खुल गया। शेर खान दिल में यही दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह पाक, अपना आदमी शाहिद अली इस काल कोठरी में ही मौजूद हो। शेर खान ने सिर्फ इतना ही दूर दरवाजा खोला जिसमें से वो अंदर दाखिल हो सके। कोठरी में अंधेरा था। नीम खुले दरवाजे में से अंदर आती रोशनी में शेर खान ने जमीन पर किसी को सोते हुए देखा तो जल्दी से इसके पास जाकर देखा वो कमांडो शाहिद अली ही था। इसने इसे झंझोड़ कर जगाया और कहा, यहाँ से निकलो, मैं शेर खान हूँ। शाहिद अली उठकर बैठ गया। शेर खान ने इसके बाजू को पकड़कर कहा, चल सकते हो? शाहिद अली ने कहा, हाँ। शेर खान दरवाजे की तरफ दौड़ा। बाहर निकलते ही वो झुक गए ताकि दूर से देखा न जा सके। शाहिद अली ने भी जो इसके पीछे था ऐसा ही किया। कुतुबुद्दीन झाड़ियों की ओट में छुपा इन्हें देख रहा था। दोनों दौड़ते हुए इसके करीब से गुजरे तो कुतुबुद्दीन भी उठकर इनके पीछे दौड़ पड़ा। गटर का मेन होल ज़्यादा दूर नहीं था। वहां पहुंचते ही पहले कुतुबुद्दीन नीचे उतरा। इसने ऑक्सीजन मास्क चढ़ाया और लोहे की सीढ़ी उतरने लगा। इसने और शेर खान दोनों ने मास्क मुंह पर चढ़ा लिए। शेर खान ने शाहिद अली को अपने और कुतुबुद्दीन के दरमियान कर लिया। सबसे आगे कुतुबुद्दीन था जिसने टॉर्च रोशन कर ली थी। टॉर्च की रोशनी में वो सीढ़ियां उतरकर बड़े पाइप की गोलाई वाली दीवार के साथ चलने लगे। एक टॉर्च शेर खान ने भी रोशन कर ली थी। शेर खान ने मेन हॉल में से नीचे उतरने के बाद ढक्कन से मेन हॉल का मुंह बंद कर दिया था। इस तरह वो किसी हद तक महफूज हो गए थे, क्योंकि अगर इस दौरान कैंप में कमांडो शाहिद के फरार का इल्म भी हो जाता तो शायद ही किसी का इस तरफ ध्यान जाता कि कैदी गटर में उतरकर फरार हुआ है। वापसी पर उन्होंने बड़े पाइप के अंदर अपनी रफ्तार तेज कर ली। आखिर वो गटर के पाइप में से बाहर निकल गए। गैस मास्क उतार कर उन्होंने वहीं खाई में फेंक दिए और डहलान की पगडंडी पर दौड़ पड़े। मास्टर स्पाई रशीद अहमद बेचैनी से इनका इंतजार कर रहा था। जीप से उतरकर वो अंधेरे में इधर से उधर टहल रहा था। थोड़ी देर के बाद वो निगाहें उठाकर दूर फौजी कैंप की रोशनियों की तरफ देख लेता था। किसी भी वक्त वहां खतरे का अलार्म चीख कर कैदी के फरार का ऐलान किया जा सकता था, मगर अभी तक कैंप पर खामोशी तारी थी। लेकिन शेर खान और कुतुबुद्दीन भी नजर नहीं आ रहे थे। अचानक रशीद अहमद को दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से पिस्तौल निकालकर जीप की ओट में हो गया। आवाज़ें इसकी तरफ आ रही थी। जब अंधेरे में से 3 इंसानी साए निकलकर इसकी तरफ बढ़े तो रशीद अहमद ने अपने मुजाहिदों को पहचान लिया। तीसरे मुजाहिद को देखकर रशीद अहमद लपक कर जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और इंजन स्टार्ट कर दी। शेर खान ने आते ही कहा, रशीद अहमद निकल चलो, ब्रेक गाड़ी को कहीं ना लगाना। कुतुबुद्दीन और शाहिद अली जीप में बैठे और शेर खान आगे बैठ गया और जीप तेजी से आगे को निकल गई। रशीद अहमद को मालूम था कि इसे जंगल और टीलों में से निकलकर रायपुर शहर को जाने वाली सड़क पर जाना है। जीप की बत्तियां इसने रोशन कर दी थी। रास्ते से पूरी तरह वाकिफ था। जीप देखते देखते पहाड़ी टीलों से निकलकर एक छोटी कच्ची सड़क पर आ गई। जीप के अंदर कुतुबुद्दीन और कमांडो शाहिद अली बैठे थे। कुतुबुद्दीन ने थैले में से कुर्ता पजामा और चप्पल निकालकर शाहिद अली को दी और कहा, कपड़े बदल लो। शाहिद अली ने अपने गंदे कपड़े उतारकर दूसरा कुर्ता पजामा पहन लिया। कुतुबुद्दीन ने पूछा, तुम ठीक हो ना? हाँ, शाहिद अली ने कहा। कच्ची सड़क जंगल के मगरिबी किनारे के साथ साथ जाती आगे जाकर मुड़ गई थी। शेर खान ने कहा, हम रायपुर वाली सड़क पर जाएंगे। रशीद अहमद ने जीप के स्टीयरिंग को कंट्रोल करते हुए कहा, मैं जानता हूँ। जीप कच्ची सड़क पर काफ़ी तेज जा रही थी और धचके लग रहे थे। दूर से दूर 3 झिलमिलाती बत्तियां नजर आने लगी। रशीद अहमद ने कहा, ये बड़ी सड़क की बत्तियां हैं। 4 मिनट के बाद जीप रायपुर जाने वाली पक्की और कुशादा सड़क पर हवा से बातें कर रही थी। रायपुर रोड पर आधे घंटे की मुसाफिर तय करने के बाद रशीद अहमद ने इस सड़क को छोड़ दिया और जीप को एक छोटी सड़क पर डाल दिया। साथ ही इंजन के शोर में इसने बुलंद आवाज में शेर खान से कहा, हम शाह आबाद से तंदूर और आगे गुलबर्गा से होते हुए शोलापुर जाएंगे। शाह आबाद और आगे तंदूर पहुंचते पहुंचते आसमान पर सुबह के आसार नमूदार होने लगे थे। शेर खान ने कहा, अभी तक हम गुलबर्गा नहीं पहुंचे, शोलापुर किस वक्त पहुंचेंगे? रशीद अहमद ने कहा, शोलापुर यहाँ से बहुत दूर है। हम गुलबर्गा से आगे अकाल कोट के जंगल में रुकेंगे। वहाँ जाकर सोचेंगे कि शोलापुर कैसे जाया जाए, क्योंकि इस वक्त तक शाहिद अली के फरार का कैंप वालों को पता चल चुका होगा और बहुत मुमकिन है कि पुलिस और फौज ने अकाल कोट, गुलबर्गा और शोलापुर जाने वाली सड़कों की भी नाकाबंदी कर रखी हो। रशीद अहमद ने बड़ी सड़कों और शाहराहों को छोड़कर जीप को इन रास्तों पर डाल लिया था जो पहाड़ी टीलों और देहातों में से गुजरती थी। गुलबर्गा पहुंचते पहुंचते दिन निकला है। रशीद अहमद गाड़ी को गुलबर्गा के मुकामात में से निकालकर अकाल कोट जाने वाली छोटी सड़क पर ले आया। ये एक जैली सड़क थी जो वीरान पहाड़ी टीलों में से होकर अकाल कोट को जाती थी। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। रशीद अहमद ने एक टीले के पास जीप रोक दी। यहाँ एक छोटा सा झरना बह रहा था।
जीप का इंजन भी गर्म हो गया था। रशीद अहमद, शेर खान, शाहिद अली और कुतुबुद्दीन जीप में से निकले। शेर खान ने शाहिद अली को गले लगाया और कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम जिंदा हालत में हमारे पास वापस आ गए। शाहिद अली की शेव काफ़ी बढ़ाई थी, चेहरा भी पहले से ज़रा कमज़ोर हो गया था। कहने लगा, ज़िंदगी बाकी थी, बच गया वगरना। भारतीयों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। झरने का पानी एक छोटे से तालाब में गिर रहा था, वहाँ उन्होंने मुँह हाथ धोया, पानी पीकर ताज़ा दम हुए। कुतुबुद्दीन और रशीद अहमद ने रेडिएटर का गर्म पानी बदला, पेट्रोल चेक किया और कुतुबुद्दीन से कहा, तेल ज़्यादा नहीं है। अकालकोट तो पहुंच जाएंगे ना? कुतुबुद्दीन ने पूछा। रशीद अहमद ने कहा, मेरा ख्याल है पहुंच जाएंगे। अकालकोट का छोटा सा शहर गुलबर्गा और शोलापुर के दरमियान वाक़ था। यह जंगलाती टीलों वाला इलाका था और इसके जंगलों में हर किस्म के दरिंदों की बहुतायत थी। रशीद अहमद ने शेर खान को बताया कि हम किसी ज़माने में गुलबर्गा से इस जंगल में शिकार खेलने आया करते थे। शेर खान ने कहा, जैसा कि तुमने बताया है कि हमारे पास सिर्फ अकालकोट तक का पेट्रोल है, तो इसके आगे शोलापुर तक कैसे पहुँचेंगे? रशीद अहमद बोला, इसका इंतज़ाम भी हो जाएगा, तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। 10-15 मिनट वहाँ रुकने के बाद वो लोग आगे रवाना हो गए। 2 घंटे बाद इनकी जीप अकालकोट के शहर को बाएं जानिब छोड़ती हुई आगे निकल गई। 6-7 किलोमीटर के बाद दूर से दिन की रोशनी में दरख्तों के झुंड नजर आने लगे। रशीद अहमद ने शेर खान को बताया कि यह अकालकोट के जंगल है, यहाँ सड़क ख़त्म हो गई थी और अब इनकी गाड़ी घास और झाड़ियों के एक वीराने में से गुजर रही थी। जीप आखिरकार जंगल में दाखिल हो गई। ये वही जंगल था जहाँ मास्टर स्पाई रशीद अहमद किसी ज़माने में अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने आया करता था। वो इस जंगल के नशीब व फराज से वाकिफ था। जंगल के अंदर जाकर एक जगह स्याह रंग की ऊंची ऊंची चट्टानें खड़ी थी, इनके दरमियान एक चश्मा बह रहा था। रशीद अहमद ने जीप एक तरफ खड़ी कर दी। कुतुबुद्दीन ने तेल चेक करने के लिए कहा, 10-12 किलोमीटर का तेल बाकी बचा है। रशीद अहमद बोला, अल्लाह का शुक्र है कि हम इस जंगल तक पहुँच गए हैं। इसने कुतुबुद्दीन, शाहिद अली और शेर खान से कहा, तुम लोग यहाँ आराम करो, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करके आता हूँ। शेर खान बोला, इस जंगल में खाने पीने का क्या बंदोबस्त हो सकेगा? यहाँ करीब ही एक छोटा सा गांव है, वहाँ से कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा, मैं अभी आता हूँ। रशीद अहमद चला गया। कुतुबुद्दीन, शाहिद अली और शेर खान चश्मे के पास बैठ गए। शाहिद अली ने शेर खान से पूछा, यहाँ से आगे हम मुंबई कैसे पहुँचेंगे? कुतुबुद्दीन ने भी मुझे यही बताया है कि हम मुंबई जा रहे हैं। शेर खान बोला, मुंबई तो एक बहुत बड़ा शहर होने की वजह से हमारे लिए बहुत महफूज जगह होगी। दूसरा, मुंबई में कुतुबुद्दीन के मुताबिक इनका एक आदमी मौजूद है जिसकी मदद से हम मुंबई में रोपोश होकर रह भी सकेंगे और वहाँ से कश्मीर की तरफ जाने का इंतज़ाम भी हो जाएगा। शाहिद अली ने कहा, यहाँ से आगे शोलापुर है, फिर इससे भी आगे काफ़ी दूर मुंबई का शहर है। यह सारी मुसाफत हम किस तरह तय करेंगे? कुतुबुद्दीन कहने लगा, शोलापुर तक हम किसी लारी वगैरह में जाएंगे। शोलापुर से आगे हमारा प्रोग्राम पूना तक ट्रेन में सफ़र करने का है। इसके बाद सूरत हाल को देखकर फैसला करेंगे। अगर हालात मुआकिफ हुए तो हम पूना से मुंबई बजरिया रेल ही जाएंगे। अगर रास्ते में कोई ख़तरा हुआ तो हम कोई दूसरा फैसला करेंगे। मास्टर स्पाई रशीद अहमद कुछ खाने को ले आया, जो उन्होंने वहीं बैठ कर खाया। चश्मे में शाहिद अली नहा धोकर ताज़ा दम हो गया। रशीद अहमद ने कहा, गाँव से हमें एक बैलगाड़ी मिल जाएगी जो हमें आगे एक कस्बे में पहुंचा देगी। वहां से हमें शोलापुर जाने वाली लारी मिल जाएगी। कुछ देर आराम करने के बाद ये सरफरोश जंगल से निकलकर इस छोटे से गांव में आ गए जहां से रशीद अहमद खाने पीने का सामान लाया था। वहां से वो एक बैलगाड़ी में सवार होकर अगले कस्बे में रवाना हो गए। ये सफ़र काफ़ी तवील था। बैलगाड़ी की सुस्त रफ्तारी ने इसे और ज़्यादा तवील बना दिया था। बहरहाल वो शाम होने से पहले पहले अगले कस्बे में पहुंच गए। वहां पहुंचकर मालूम हुआ कि शोलापुर जाने वाली लारी सुबह को जाएगी। रात इन्होंने वहीं एक खेत में लेट कर गुजारी। अगले दिन शोलापुर जाने वाली लारी में सवार हो गए। देहाती इलाका होने की वजह से वहाँ हालात नॉर्मल थे और किसी किस्म का कोई ख़तरा इन सरफरोशों को महसूस नहीं हुआ था। शोलापुर बड़ा शहर था, वहाँ वो ख़तरे से दो चार हो सकते थे। सारा दिन लारी में गुजर गया। शाम हो गई। रात के पहले पहर लारी शोलापुर पहुँचे। लारी के स्टैंड से उतरने के फ़ौरन बाद मास्टर स्पाई रशीद अहमद इन सबको अपने साथ शहर से बाहर एक गैर आबाद जगह पर ले गए जहाँ दरख्तों के घने झुंड थे। दूर एक नदी इनके दरमियान बह रही थी। इनका प्रोग्राम वहाँ से आगे पूना तक ट्रेन में सफ़र करने का था। रशीद अहमद बोला, रात हम यहीं गुजारेंगे, सुबह स्टेशन पर जाकर मैं सूरत हाल का जायज़ा लूँगा। रात नदी के किनारे ही उन्होंने कुछ देर सोकर और कुछ देर बातें करते हुए गुजार दी। सुबह सुबह रशीद अहमद शोलापुर के रेलवे स्टेशन की तरफ चला गया। वापस आकर इसने बताया कि शोलापुर से दोपहर के बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन पूना से होती हुई सीधी बम्बई जाती है। शेर खान ने रशीद अहमद से ही पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? रशीद अहमद बोला, हम किसी ट्रेन से भी जाएं, खतरा तो हमारे सर पर मंडलाता ही रहेगा। इस ट्रेन का ये फ़ायदा है कि हमें सीधी मुंबई पहुंचा देगी। मेरा तो ख्याल है कि तुम्हें यहीं से ट्रेन पकड़नी चाहिए। शाहिद अली ने पूछा, तो क्या तुम हमारे साथ नहीं जाओगे? रशीद अहमद ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से ट्रेन में सवार करा कर वापस हैदराबाद चला जाऊँगा। मेरा यहाँ पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है। शेर खान कहने लगा, जिस तरह तुम बेहतर समझते हो वैसे
यही करो। कुतुबुद्दीन ने कहा, इसका मतलब है कि हमें दोपहर तक इसी जगह छुपे रहना होगा। बिल्कुल यहीं रहना होगा, रशीद अहमद ने कहा। मैं अपने साथ कुछ खाने पीने को ले आया हूँ। शोलापुर से मुंबई को मेल ट्रेन दोपहर 2:15 पर चलती थी। दरख्तों के झुंड से वो एक एक करके दिन के 1:30 बजे निकल पड़े। इनके पास जो असला वगैरह था वो रशीद अहमद के मशवरे पर उन्होंने वहीं नदी किनारे दरख्तों के दरमियान एक जगह गड़ा खोद कर छुपा दिया था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।